दोस्तों, आपको प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी एकांकी के क्रमिक विकास का परिचय दीजिए अथवा एकांकी नाटक की उत्पत्ति, विकास एवं विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। या एकांकी नाटक किसे कहते हैं, हिंदी एकांकी के उद्भव विकास का संक्षेप उल्लेख कीजिए। या हिंदी में एकांकी नाटक के विकास पर एक निबंध लिखिए। है ना, सारे देखिए घुमा फिरा कर जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं आपका जवाब एक ही होगा, एकांकी के उद्भव और विकास का। तो देखिए इसकी चर्चा हम आज करने वाले हैं। तो वस्तुतः हिंदी एकांकी के उद्भव के संबंध में विचारकों में बड़ा भारी मतभेद है। डॉक्टर नागेंद्र की दृष्टि में हिंदी एकांकी का इतिहास गत 10 वर्षों में मिटा हुआ है, पर डॉक्टर सत्येंद्र ने एकांकी का सूत्रपात भारतेंदु को माना है और प्रोफेसर रामचंद्र शर्मा ने भी भारतेंदु को ही एकांकी का जन्मदाता कहा है। लेकिन डॉक्टर सोमनाथ गुप्त जयशंकर प्रसाद के एक घुंट से एकाकी नाटकों का प्रारंभ मानते हैं, परंतु श्रीनाथनाथ सुमन ने डॉक्टर रामकुमार वर्मा के एकांकी संग्रह चारों मित्र की भूमिका में डॉक्टर रामकुमार वर्मा को ही हिंदी एकांकी का जन्मदाता कहा है। यहाँ यह भी स्मरणीय है कि डॉक्टर सरनाम सिंह शर्मा, स्व ललित प्रसाद शुक्ल व श्री सद्गुरु चरण अवस्थी एकांकी नाटक का उद्भव संस्कृत नाटक साहित्य से मानते हैं, और डॉक्टर रामचरण महेंद्र ने भी अपने शोध प्रबंध हिंदी एकांकी उद्भव और विकास में वैदिक अभिनयों को हिंदी एकांकी का पूर्वज माना है। तो प्रोफेसर शिवनाथ का स्पष्टतः यही मत है कि वर्तमान युग में एकांकी नाटकों का मूल भारत में प्राचीन काल में ढूंढना ठीक नहीं है। तो स्मरण रहे कि डॉक्टर कोतमीरे ने हिंदी एकांकी की समस्या पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हिंदी साहित्य के लिए एकांकी नाटक कोई नया साहित्य प्रकार नहीं है। एकांकी नाटक की परंपरा संस्कृत के नाट्य साहित्य से पाई जा सकती है। देशकाल के अनुसार उस समय एकांकी नाटक का आदर्श दूसरा था। संस्कृत में अनेक अंक वाले नाटक मिलते हैं, वैसे ही एक अंक वाले भी नाटक मिलते हैं। महाकवि भास का उरुभंग, नीलकंठ का कल्याण सौंदिक आदि एक अंक वाले नाटक आधुनिक नाटक की विशेषताओं की और एकांकी की ओर इशारा करते हैं। हिंदू में भारतेंदु कालीन कुछ नाटक ऐसे भी मिलते हैं जिनकी परंपरा का संबंध आधुनिक एकांकी नाटकों की परंपरा से जोड़ा जा सकता है, परंतु भारतेंदु कालीन कुछ नाटक रूप एकांकी में मिलते हैं। उनका निर्माण बाल विवाह, विधवा विवाह आदि तत्कालीन समस्याओं को एक कहानी में न कहकर संवाद तत्वों के आधार पर एक प्रहसन के रूप में कहने की परंपरा देखी जा सकती है। भारतेंदु, राधाचरण गोस्वामी, बाल कृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र आदि तत्कालीन छोटे बड़े नाटककारों ने एकांकी रूप में अपनी कई नाट्य रचनाएं उपस्थित की है। तो इस प्रकार देखिए कि उसको भी जोड़ा जा सकता है। आधुनिक एकांकी का आरंभ सन 1930 के बाद माना जा सकता है। आधुनिक एकांकी नाटक साहित्य की प्रथम कृति के रूप में प्रसाद के एक घुंट की ओर इशारा किया जा सकता है और उसमें आधुनिक एकांकी के कुछ तत्व भी ढूंढे जा सकते हैं, परंतु प्रसाद ने जिस नाट्य परंपरा का रूप लोगों के सामने रखा है उसमें आधुनिक एकांकी परंपरा को स्थान नहीं मिल सकता। प्रसाद जी के नाटकों में भारतीय तथा पाश्चात्य नाट्य परंपराओं का समन्वय मिलता है, अतः एक गुट के कथानक, संवाद, भाषा रूप आदि को देखकर यह स्पष्ट कहा जा सकता है कि एक गुट को पुरानी नाट्य परंपरा से बिल्कुल अलग नहीं किया जा सकता। पुरानी नाट्य परंपरा के आदर्श पर एक घूंट एकांकी का नव्यतर प्रवृत्तियाँ मिलती है और अनेक उनके आधार पर उसको आधुनिक एकांकी के रूप में देखना अनुचित नहीं होगा। हिंदी एकांकी की एक परंपरा हंस के एकांकी विशेषांक जो
1938 में प्रकाशित होने तक मिलती है। सन 1935 में भुवनेश्वर का कारवा शीर्षक एकांकी परंपरा में एक प्रथम प्रयोग है। तो इस प्रकार डॉक्टर कौतमीरे भारतेंदु काल में हिंदी एकांकी का उद्भव मानते हुए सन 1935 में प्रकाशित भुवनेश्वर प्रसाद के एकांकी को आधुनिक एकांकी के इतिहास के प्रथम प्रयोग मानते हैं। इतना ही नहीं, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त भी भारतेंदु की एकांकियों का प्रारंभकर्ता मानते हुए भारतेंदु युग और द्विवेदी युग में हिंदी एकांकी के स्वरूप विकास की चर्चा करते हुए यही कहते हैं कि हिंदी में प्राचीन ढंग से गद्यबद्ध एकांकियों का आरंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा हुआ। उन्होंने प्राचीन संस्कृत नाट्य साहित्य से प्रेरणा ग्रहण करते हुए नाटक व एकांकी के विभिन्न रूपों के विकास का प्रयत्न किया। उन्होंने धनंजय विजय, जो व्याम्य युग अनुदित है, प्रेम योगिनी अपूर्व मौलिक है, पाखंड विडम्ब अनुदित है, अंधेर नगरी प्रहसन है, विषय विषमोधम बाण है, वैदिक हिंसा हिंसा न भवती प्रहसन है आदि की रचना की, जिसमें प्राचीन ढंग के एकांकियों के लक्षण का निर्वाह हुआ है। अपने इस एकांकियों में जहाँ उनका एक लक्ष्य कला का विकास करना है, वहाँ दूसरी ओर जनता का ध्यान आकर्षित करना भी है। तो देखिए, जनता का तत्कालीन समस्याओं की ओर आकर्षित कर उनके प्रहसनों में विभिन्न रीति रिवाजों, कुरीतियों, सामाजिक एवं राष्ट्रीय बुराइयों पर तीखा व्यंग्य मिलता है। ठीक है, तो भारतेंदु के अतिरिक्त उनके युग में अनेक शताधिक रूपों वह प्रहसनों का आदि रचना, जिन्हें प्राचीन ढंग से एकांकी कह सकते हैं। इनमें कुछ के नाम यहाँ देख सकते हैं कि तन मन धन गुसाई जी को अर्पण, राधा चरण गोस्वामी जी का कलयुगी जनेऊ, देवकी नंदन त्रिपाठी जी का शिक्षादान, बाल कृष्ण भट्ट, दुखिनी बाला राधन कृष्ण दास, रेल का विकट खेल कार्तिक प्रसाद, वैदिक मिथ्या न भवती J.L. उपाध्याय, हिंदू उर्दू नाटक रत्न चंद्र चौपट किशोरीलाल गोस्वामी आदि। इन एकांकियों में से सभी विशेषताएं उपलब्ध होती है जो पीछे भारतेंदु की एकांकी से बताई गई है। वस्तुतः इन्हें लेखकों ने नाटक की संज्ञा दी है, जिससे इसकी गणना नाटक के अंतर्गत होती रही है, किंतु इनके लक्षण एवं शैली को देखते हुए एकांकी के अंतर्गत ही स्थान देना उचित है। द्विवेदी युग के बाद देखिए, भारतेंदु काल में ये जो है, उसके बाद द्विवेदी काल में, तो द्विवेदी युग में हिंदी एकांकी स्वरूप पर पाश्चात्य एकांकी का प्रभाव पड़ने लगा, जिससे उनके बाह्य रूप में क्रमशः थोड़ा थोड़ा अंतर आने लगा, किंतु उनकी मूल आत्मा भारतेंदु युग के अनुरूप ही रही। उसमें उनका प्रमुख उद्देश्य समाज सुधार एवं राष्ट्रीय उन्नति ही रहा। इस युग के प्रमुख एकांकी में मंगल प्रसाद, शिव विश्वकर्मा का शेर सिंह, सिया शरण गुप्त का कृष्णा, ब्रजलाल शास्त्री के भारती में प्रकाशित अनेक एकांकी, नीला, दुर्गावती, पन्ना, तारा आदि, राम सिंह वर्मा के 2 प्रहसन रेशमी रुमाल और क्रिसमस, सरयू प्रसाद बिंदु का भयंकर भूत, शिवराम दास गुप्त का नाम के दम नाक में दम, बद्रीनाथ भट्ट का रेगढ़ समाचार के एडिटर की धूल दक्षिणा, रूपनारायण पांडे का मूर्ख मंडली, पांडे बेचैन शर्मा उग्र का 4 बेचारे, श्री सुदर्शन का ऑनरेरी मैजिस्ट्रेट आदि उल्लेखनीय है। इस युग के एकांकियों की विषय वस्तु की दृष्टि से 4 विभाग होते हैं: सामाजिक, राष्ट्रीय, धार्मिक और अनुवादिक। ठीक है, तो इस प्रकार यह द्विवेदी काल में देखने को मिलते हैं। तो शिल्प की दृष्टि से भी द्विवेदी युग के एकांकियों में पूर्व युग से विकास दृष्टिगोचर होता है। भारतेंदु युग में कहीं कहीं नांदी, प्रस्तावना, भरतवाक्य आदि की प्रवृत्ति दिख पड़ती है, जो इस युग में आकर लुप्त प्राय हो गई है। कथानक की तीव्र गति से चरम सीमा तक पहुंचाने का प्रयत्न किया जाने लगा।
पद्य का पूर्ण बहिष्कार होने लगा। परंतु वास्तविकता यही है कि हिंदी एकांकियों में कला की विविधता संबंधी जो नवीनताएं हमें देखने को मिलती है वह निश्चित ही एक बड़ी सीमा तक पाश्चात्य विशेषकर अंग्रेजी एकांकी कला से प्रभावित है। कला देशी विदेशी सभी प्रभावों से अपना रूप संवार करती है। उसे प्रभाव की किसी सीमा से बांधकर नहीं रखा जा सकता, और अगर किसी सीमा में बांधकर रखे जाने का प्रयास किया जा सकता है तो वह सीमा के बंधनों को तोड़ देती है और अपने को सीमा के बंधनों के समस्त प्रयासों को विफल कर देती है, या फिर सीमा में बंध कर मृत हो जाती है। हमारे ही देश में कला को जब जब शास्त्रीय लक्षणों की सीमा में बांधने का प्रयास किया गया तब तब उसे तोड़ डाला, और जिस कलाकार ने उस सीमाओं को मानकर अपनी कला का निर्णय किया उसकी कला अपनी मौत आप मर गई। तो यह सत्य है कि हिंदी की एकांकी कला ने अपने रूप की विदेशी प्रभावों से संवारा है। इब्सन, चेखव, गाल्सवर्दी, बर्नार्ड शो आदि जैसे अनेक विश्व विख्यात कलाकारों का प्रयत्न अथवा अप्रत्यक्ष प्रभाव ग्रहण कर हमारे हिंदी एकांकियों ने अपनी कला क्षमता को निखारा और विकसित किया। तो यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष परोक्ष रूप में इन्होंने पाश्चात्य साहित्य को भी अपनाने का प्रयत्न किया है। तो इस प्रकार देखिए विकास देखने को मिलता है। इस प्रकार हम संस्कृत एकांकी को हिंदी एकांकी का पूर्वज भले ही मान लें, परंतु आधुनिक एकांकी का मूल स्रोत उसमें खोजना उचित नहीं समझते, क्योंकि शिल्प विधान की दृष्टि से आधुनिक एकांकी कला न केवल प्राचीन एकांकियों से अपितु भारतेंदु वह द्विवेदी युगीन एकांकियों से भी सर्वथा भिन्न है। जैसा कि डॉक्टर पद्म सिंह शर्मा कमलेश का मत है कि हिंदी में सबसे पहले आधुनिक ढंग के एकांकीकार भुवनेश्वर हैं। उनके कारवा में श्यामा एक विवाह विडंबना, एक साम्यहीन साम्यवादी शैतान प्रतिभा का विवाह, रोमांस और लाटरी, ये 6 एकांकी है। इनमें सभी नाटक दूसरे को छोड़कर प्रेम त्रिकोण पर आधारित है, और यह प्रेम का त्रिकोण विवाहिता युवती के लिए बना है। यही त्रिकोण हमारे यहाँ नहीं है। आज ऐसा कहना तो कठिन है, पर यही पाश्चात्य प्रभाव ही अधिक है। लेखक समस्याएं को उठाकर विशेष रूप में कोई समाधान नहीं देता। भुवनेश्वर के नाटक अभिजात्य वर्ग की समस्याओं से विशेष संबंध रखते हैं। उन्होंने कुछ प्रतीकात्मक एकांकी भी लिखे हैं, जिसमें कठपुतलियाँ विशेष रूप में उल्लेखनीय है। आदर्शवादी चित्र देकर समाज की विभत्सना की लक्ष्य करना उसके नाटकों में ध्येय है। व्यंग्य और कटुता उनकी कथा में तीखापन लाने वाला अस्त्र है। भुवनेश्वर के पश्चात दूसरे प्रमुख एकांकीकार में डॉक्टर राम कुमार वर्मा है, और उनका पहला एकांकी बादल की मृत्यु कहा जाता है, तथा उन्होंने अभी तक लगभग 100 एकांकियाँ लिखी है। डॉक्टर वर्मा के पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, चारुमिता, विभूति, सप्तकिरण, रूपरंग, कौमुदी महोत्सव, ध्रुव तारिका, ऋतुराज, रजत रश्मि, दीपदान, कामकंदला, बापू, इंद्रधनुष और रिमझिम आदि एकांकी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, तथा डॉक्टर रामचरण महेंद्र के शब्दों में आधुनिक हिंदी साहित्य में युगांतर करने वाले नाटकों में डॉक्टर राम कुमार वर्मा प्रमुख है। इनके पश्चात टेक्निक तथा विचारों से प्रभावित नए ढंग के एकांकी द्वारा हिंदी में नए युग का आरंभ होता है। डॉक्टर वर्मा ने अनेक सामाजिक समस्या प्रधान, पौराणिक, भौतिक, हास्य व्यंग्य तथा भावात्मक एकांकी प्रस्तुत करके नाट्य क्षेत्र में विविधता का संचार किया है, किंतु ऐतिहासिक नाट्य के क्षेत्र में इनकी प्रतिभा सबसे अधिक प्रकाशित हुई है। नाटककारों में सबसे बड़े टेक्नीशियन है। साथ ही देखिए उदय शंकर भट्ट, सेठ गोविंदास, उपेंद्रनाथ अश्क, विष्णु प्रभाकर और जगदीश चंद्र माथुर ने भी आधुनिक हिंदी एकांकी को समृद्ध करने का अपना महत्वपूर्ण
योगदान दिया है। विष्णु प्रभाकर और जगदीश चंद्र माथुर ने एकांकी की अपेक्षा रेडियो रूपक की अधिक परिमाण में लिखे हैं, परंतु उनकी लेखनी में जो भी रचनाएं निर्मित हुई है वह कला संपन्न अवश्य है। माथुर जी का भौर का तारा और विष्णु प्रभाकर इंसान उल्लेखनीय एकांकी संग्रह है। उदयशंकर भट्ट के हिंदी में प्रमुख एकांकीकार है और उनका पहला एकांकी संग्रह अभिनव एकांकी सन 1940 में प्रकाशित हुआ था। तब से वे बराबर एकांकी लिखते रहे हैं और स्त्री का हृदय, समस्या का अंत, कालिदास, आदिम युग व धूमशिखा उनके उल्लेखनीय एकांकी संग्रह है। तो डॉक्टर रामचरण महेंद्र के शब्दों में भट्ट जी ने जहाँ एक और तर्कपूर्ण अनुसंधान के बल पर काल के बंधन को तोड़कर मानव दृष्टि के आदि पुरुष स्वयंभू मनु और शत्रुपा द्वारा आदिम युग की झांकी भी दी है, तो वहाँ दूसरी ओर कालिदास, शशिलेखा, सौदामिनी आदि रचनाओं द्वारा मध्य युग में धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक चित्र भी उपस्थित किए हैं और आज भी सभी समस्याओं पर यथार्थवादी व्यंग्यात्मक एकांकी लिखे हैं। इनके एकांकी साहित्य में गंभीर संकेतवादी प्रतीक रूपकों, काव्य नाटकों से लेकर भावनाट्य, संगीत, रूपक, प्रहसन आदि सभी प्रकार के रंगमंचीय तथा ध्वनि एकांकी शैली की रचना मिलती है, जिसमें तटस्थ दृष्टि से एकांकीकार ने जीवन, समाज, इतिहास की उज्जवल और अछूती समस्याओं का चित्रण अत्यंत सफलता के साथ किया है। आदिम युग के एकांकियों में प्राणी विज्ञान, समाज विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, पुराण, वेद आदि मानव जाति शास्त्र, एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, का समन्वय करते हुए एक सर्वथा नवीन ढंग के एकांकियों की सृष्टि की है। मनु के युग संबंधी अब तक समस्त बिखरी हुई सामग्री को परिष्कृत नाट्य रूप में प्रस्तुत करने का नवीन प्रयास किया है। भट्ट जी देखिए मूलतः यथार्थवादी दृष्टिकोण लिए हुए हैं। आप यथार्थ को ही आदर्श मानते हैं। आपको आदर्श उसी सीमा तक ग्रह है जब तक वह जीवन की ओर उन्मुख करे। जन जीवन के संघर्षों, राष्ट्रीय जागरण तथा सामाजिक गतिविधियों को मुखरित करने में आप सतत प्रयत्नशील रहे हैं। आपका एकांकी साहित्य समाज को समुन्नत करने की एक और प्रयोग है। तो उनके बाद सेठ गोविंदास जी भी हिंदी के प्रमुख एकांकीकार हैं और उन्होंने अभी तक 100 से अधिक एकांकी लिखे हैं तथा सामाजिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक व पौराणिक सभी क्षेत्रों का अपनी लेखनी का विषय बनाया है। स्पर्धा, मानव मन, निर्माण का आनंद, मैत्री, धोखेबाज, ईद की होली, बूढ़े की जीभ, जाति उत्थान, वह मरा क्यों, अधिकार लिप्सा, प्रलय और सृष्टि, शाप और वर, सच्चा सुख उनके उल्लेखनीय सामाजिक एकांकी है। इसी प्रकार उन्होंने बुद्ध की एक शिष्या, बुद्ध के सच्चे स्नेही कौन, झालोक व भिखारिणी, चंद्रपिंड, चर्मकार, सहित या रहित, अपरिग्रह की परंपरा, काष्ठा, चैतन्य का संन्यास, नानक की नमाज, शिवाजी का सच्चा स्वरूप, तेग बहादुर की भविष्यवाणी, निर्दोष की रक्षा, सच्चा धर्म, प्रायश्चित, महर्षि की महत्ता आदि एकांकी ऐतिहासिक व पौराणिक शैली में रखे जाते हैं। यूनो आईसी, भूख हड़ताल और सुदामा के तंदुल उनके राजनीतिक एकांकी है। इसी एकांकियों के साथ साथ सेठ गोविंदास जी ने कुछ वैदेशिक कथाओं का रचित भी हिंदी साहित्य के प्रदान किए और बहुत से प्रवचन वह मनोलोग भी उन्होंने लिखे हैं। सेठ जी के एकांकियों का अध्ययन, अनुशीलन करने पर सबसे प्रमुख बात तो यह प्रकट होती है कि नाटककार ने ये नाटक नाट्य कला का उत्कर्ष करने में प्रमुख उद्देश्य से नहीं लिखे। उनके मन में कुछ विषयों की व्याख्या उत्पन्न हुई अथवा उसे कोई विशेष अनुभूति
हुई है, उसी व्याख्या को आरंभित करने का साधन उसके एकांकी को बनाया है। जिन जिन मुख्य विषयों की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया वे है हिंसा अहिंसा, आत्मघात, बलिदान, प्रायश्चित की आवश्यकता, धर्म और सत्य की सूक्ष्म व्याख्या, न्याय का यथार्थ स्वरूप, राजा के विविध रूप, हिंदू मुस्लिम समस्या, अस्पृश्यता की समस्या, किसान जमींदार की समस्या, कांग्रेस के मंत्रिमंडल की समय के विविध मनोधारणाएं, संयम इस नाटककार का बड़ा गुण है। नाटकों की टेक्निक में संयम है। वह घोर कलावादियों की तरफ एकांकियों के निजी सौंदर्य की ओर उग्रता से अग्रसर नहीं हुए, उनकी टेक्निक को अपने संयम के घेरे में ले लिया है। समस्याएं उपस्थित करने में संयम है। क्रांति की बात करते करते और सोचते सोचते जैसे रुक जाते हैं। आवेश आता है पर दबकर कहीं वह आहत होकर आता है। तर्कों में नवीन प्रणाली की ओर आकर्षण होते हुए भी प्राचीन दृष्टांतों से भरा क्रांत हो उठते हैं। शब्दों में इनका परिमार्जन और वाक्यों में ऐसी व्यवस्था भी संयम का परिणाम दिखाई देता है। हिंदी एकांकी समृद्ध करने में उपेंद्रनाथ अश्क का भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है और रंगमंच तथा रेडियो नाटक की दृष्टि से अश्क जी ने एकांकी आधुनिक नाटक साहित्य का एक विशेष देन है। रंगमंच की सुविधाओं को सामने रखकर अपने एकांकी नाटकों का निर्माण करने वाले नाटककारों में अश्क के समान बहुत कम नाटककार मिलते हैं। मनुष्य के साधारण जीवन की समस्याओं को लेकर पात्रों के मानसिक संघर्ष का मानववैज्ञानिक विश्लेषण करने में अश्क जी सिद्धहस्त है। 1936 में उन्होंने अनेक नाटक लिखे और एकांकी नाटक कला में आधुनिकता लाने का प्रयत्न किया। समाज की विविध समस्याओं को लेकर उनका विश्लेषण करना उनका नाट्य कला का आदर्श है। आधुनिक एकांकी कला को आगे बढ़ाने का कार्य अश्क जी के एकांकी नाटक कर रहे हैं। पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, प्रतिनिधि एकांकी और देवताओं की छाया में अनेक उल्लेखनीय एकांकी संग्रह उनके देखे जा सकते हैं। उपयुक्त एकांकियों के अतिरिक्त गणेश प्रसाद द्विवेदी, सतगुरु शरण अवस्थी, हरिकृष्ण प्रेमी, वृंदालाल वर्मा, गोविंद वल्लभ पंत, पृथ्वीनाथ शर्मा, भगवती चरण वर्मा, चंद्रगुप्त विद्यालंकार, विनोद रस्तोगी, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल, जनार्दन मुक्तिदूत, जयनाथ नलिन, महेंद्र भटनागर, विमला लूथरा, धर्मवीर भारती, विश्वंभर मानव, चिरंजीत आदि एकांकी लेखकों ने भी हिंदी एकांकी की समृद्धि में अपना योगदान दिया है। इन दिनों एकांकी बहुत अधिक संख्या में लिखे जा रहे हैं और एकांकी की इस प्रगति को देखकर यह आभास है कि मानो यह युग एकांकी का ही युग है। तो इसलिए देखिए कि ज़्यादातर जो है 1930 के बाद और हमें स्वतंत्रता तक ही देखना है। इसीलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि एकांकी के उद्भव और विकास में अच्छा खासा विकास देखने को मिलता है, जो स्वतंत्रोत्तर साहित्य में बृहद मात्रा में देखने को मिलने वाला है। शुक्रिया।